दोस्तों, ये हम लोगों का विश्व के प्रमुख सागरों का चैप्टर होगा और ये हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। जैसे हम लोगों ने जल संधियों को देखा था पार्ट 1 और पार्ट 2, फिर हम लोगों ने खाड़ियों का अध्ययन किया। अब उसी प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हुए विश्व के प्रमुख सागरों की भी हम लोग स्टडी करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जल संधियाँ भी तैयार होंगी, खाड़ियाँ भी। 2 चीज़ें तो आप लोग की तैयार हो ही चुकी हैं। अब ये लास्ट चीज़ है वाटर से रिलेटेड, ये है सागर। और अगर विश्व के प्रमुख सागर भी आप लोग के तैयार हो जाएंगे तो खाड़ी, जलसंधियां और सागर बहुत बड़ा हिस्सा एक आपका वर्ल्ड मैपिंग का कवर हो जाएगा। और वर्ल्ड मैप में अगर ये वाटर बॉडीज आपकी तैयार हो गई तो इससे बहुत हेल्प होगी विश्व को समझने में। तो ये हम लोग का पार्ट 1 होगा। इसमें हम लोग कुछ सागरों को देखेंगे, यहाँ पे जितने भी सागर हैं। और ये पार्ट एक छोटा सा होगा क्योंकि इस पार्ट में, इस हिस्से में बहुत ज्यादा सागरीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इसका एक अलग पार्ट बनाना चाहिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे होंगी। और पार्ट 2 में हम लोग जो बचे हुए सागर हैं, अफ्रीका, एशिया, यूरोप वाले साइड के, उसको देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज हम क्लियर कर दें कि कोई भी जो हमारा सागर होता है वो किसी न किसी महासागर का ही एक हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक हमारा ओशन है, ठीक है। इधर हमारा पैसिफिक ओशन है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इधर हमारा अटलांटिक ओशन है। अब जहां पर कोई धंसा हुआ हिस्सा होता है तो उसी सागर, है तो वो पूरा महासागर, लेकिन उस धंसे हुए हिस्से को एक अलग नाम दे दिया जाता है वहां की वाटर बॉडी को। या तो किसी खाड़ी के फॉर्म में कर दिया जाता है, बे या गल्फ, या उसको एक सागर का नाम दे दिया जाता है। तो बस सागर मेनली उस ओशन का ही पार्ट है, लेकिन बस उसका एक अलग नामकरण किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं। नंबर 1, एक सागर यहाँ पे है, बेरिंग सी। ये थोड़ा सा नीचे होगा, यहाँ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, थोड़ा सा मैंने ऊपर इसको ड्रॉ कर दिया है। इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया, इसको देखिएगा। ये हिस्सा बेसिकली रशिया वाला पार्ट है और इधर है आपका अलास्का का हिस्सा, और यहीं पे हमारी बेरिंग स्ट्रेट है। और बेरिंग स्ट्रेट के नीचे यहाँ पे जो हमारी एक वाटर बॉडी हमें देखने को मिलती है, यही है हमारा बेरिंग सी। तो यहाँ कहीं पर बेरिंग स्ट्रेट होगी। और ये जो वाटर बॉडी है, ये थोड़ा सा ऊपर बन गया। ये जो वाटर बॉडी जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये हिस्सा पूरा हो जाता है आपका बेरिंग सी। नंबर 1, इस हिस्से का पहला सागर, इस रीजन का। इसके बाद नंबर 2 पे बेरिंग सी जो है हमारा, उसी के थोड़ा सा बगल में यहाँ पर मैंने आपको एक खाड़ी के बारे में बताया था, मैकेंजी की खाड़ी। यहीं पे मैकेंजी की खाड़ी है, यहीं पे मैकेंजी रेंज भी है, मैकेंजी नाम की एक नदी भी है। और यहाँ पे मैकेंजी की खाड़ी मैंने बताया था, उसी के थोड़ा सा ऊपर और अलास्का के ही क्षेत्र में। अलास्का इधर है, इधर कनाडा का हिस्सा है, और वहीं पर यहाँ पे एक सागर है, ब्यूफोर्ट सी। स्पेलिंग आ रही होगी। जो बेरिंग सी है यहाँ पर, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये आपका पैसिफिक ओशन का पार्ट है, ठीक। और ये जो आपका यहाँ पे ब्यूफोर्ट सी है, ये आर्कटिक ओशन का पार्ट है। बेरिंग सी को ध्यान से देखिएगा, ये इस हिस्से के नीचे पड़ता है, यहाँ पे है, ये स्ट्रेट के नीचे है। इसीलिए मैंने यहाँ पे तीर से दिखा भी दिया है कि थोड़ा सा ही नीचे होगा यहाँ पर, ठीक। तो 2 हम लोग के हो गए, बेरिंग सी एंड ब्यूफोर्ट सी। इसके बाद इधर आपकी खाड़ियां, ये सब हम लोग देख चुके हैं पिछले वाले लेक्चर्स में। ये अब देखिए, यहाँ पे एक सागर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ग्रीनलैंड है, ये बैफिन आइलैंड है, ये लेब्राडोर है, यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड। और यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड के बगल में, लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड के बगल में, यहाँ पे जो वाटर बॉडी है, ये है आपका लेब्राडोर सी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इधर से गल्फ स्ट्रीम, एक वार्म करंट जाती है, और इधर से लेब्राडोर की करंट आती है। दोनों इसी हिस्से पे, इसी न्यू फाउंडलैंड के पास ही दोनों का मिलन होता है। बहुत ही घना कोहरा पड़ता है इस हिस्से में। जो हमारे शिप्स होती हैं ट्रांसपोर्ट वाली, जिससे सामान इधर उधर जाता है, जो
व्यापारी लोग अपना यूज करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होता है इस कोहरे से, और काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी इस हिस्से में होते हैं। हालांकि फिशेस के लिए ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जहाँ पर भी कोल्ड एंड वार्म करंट्स मिलती हैं वहाँ पे प्लैंक्टन्स काफ़ी पाए जाते हैं। ये सब हम लोग एक बार ओशन करंट वाले चैप्टर में पढ़े थे बहुत पहले। तो ये आपका हो गया लैब्राडोर सी। अभी हम लोग उन कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाएंगे, अभी तो हम लोग मैपिंग पर ही ध्यान देंगे यहाँ पे। इसके बाद इस लैब्राडोर सी के नीचे, लैब्राडोर सी तो आपका हो गया अटलांटिक ओशन का पार्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक छोटी सी वाटर बॉडी है, और ये एक ऐसी वाटर बॉडी है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि विश्व का कौन सा ऐसा सागर है जो कि किसी तटीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है, मतलब उसका किसी तटीय क्षेत्र से वो नहीं लगता है। तो कोई भी स्टूडेंट सोचेगा कि ऐसा कौन सा वाटर बॉडी है जो किसी लैंड से संपर्क में नहीं है। ऐसी तो कोई वाटर बॉडी विश्व में नहीं होगी, कहीं ना कहीं तो कोई वाटर बॉडी लैंड से संपर्क में रहती ही रहती है। लेकिन ये है सारगैसो सी। सारगैसो सी को एक ऐसा सागर माना जाता है जो कि लैंड से संबंधित नहीं है, मतलब लैंड से कहीं वो जुड़ा नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये चारों ओर, ये तो पूरा हमारा अटलांटिक ओशन है, और इस अटलांटिक ओशन में ही यहाँ पे इस छोटे से हिस्से को एक अलग नाम दिया गया है, सारगैसो सी। तो कुल मिला के एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि सारगैसो सी अलग से कोई सागर नहीं है, अटलांटिक ओशन में ही सिर्फ इतने हिस्से को सारगैसो सी कहा गया है। क्यों कहा गया है? सबसे पहले तो इसका फॉर्मेशन हम लोग समझ लेते हैं। यहां से आपकी आती नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। और इधर जब हम लोग करंट पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे, फिर भी इतना मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ से आपकी आती है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फिर ये इधर से टकराती है, बहुत सारा इसका डिवीजन होता है, फिर आगे गल्फ स्ट्रीम करंट, फिर आगे जाते जाते इधर नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, फिर इधर और है, इधर अफ्रीका का हिस्सा है, फिर इधर से कनारी करंट। तो इस तरीके से करंट्स का एक चक्राकार क्रम पाया जाता है यहाँ पे इस पूरे हिस्से में। तो इसको आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, जैसे कि ये पूरी तरीके से, वैसे तो सारगैसो सी के फॉर्मेशन की बहुत सारी थ्योरीज हैं, और अभी भी बहुत ज़्यादा कोई सही जानकारी नहीं मिल पाई, स्पेशली सार्गासम ग्रास जो यहाँ देखने को मिलती है उसका भी फॉर्मेशन कह सकते हैं, उसकी उत्पत्ति उस एरिया में कैसे होती है, ये भी बहुत ज़्यादा विद्वान अभी बिल्कुल सही कारण तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन ज़्यादातर विद्वान जो सहमत हैं वो ये जो करंट्स होती हैं हमारी, इन्हीं करंट्स की वजह से ही करंट्स चल रही हैं इस चक्राकार क्रम में, जैसा कि मैंने अभी बताया भी आपको और इस फिगर में भी आप लोग देख रहे हैं। और इस क्रम में चलने से उनके अंदर का जो वाटर है वो पैक हो जा रहा है, उस चक्र के अंदर का जो पानी है, वो जो जल है कह सकते हैं, वो वहाँ पे पैक हो गया। और वो पैक होने के बाद क्या होगा, वो शांत रहेगा, काम रहेगा, और वो जो शांत जल का जो क्षेत्र रहेगा उसमें गति भी नहीं होगी, क्योंकि वो बिल्कुल पैक है। और पैक किस चीज़ से है? करंट्स के कारण वो पैक है। और वहाँ पे स्पेशल एक ग्रास पाई जाती है, स्पेशली उसी ग्रास के नाम पर ही इस ओशन, अटलांटिक ओशन में इस एरिया का नाम पड़ा सार्गेसो सी। वो ग्रास है सार्गेसम, जैसा कि यहाँ पे आप तस्वीर में देख भी रहे हैं, सार्गेसम ग्रास। और इसमें एक स्पेशल फिश भी देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं सार्गेसम फिश। तो ये उस सार्गेसम फिश की तस्वीर है और साथ में सार्गेसम ग्रास की तस्वीर है। बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। और जैसा कि मैंने बताया कि और भी थ्योरीज हैं इसकी, लेकिन इजी वे में अगर हमको बताना हो सार्गेसो सी का फॉर्मेशन, तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि कैसे जो वाटर है वो ट्रैप हो रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं कि बंद हो जा रहा है करंट्स के कारण, और बंद हो जाने के कारण वो शांत हो जा रहा है और गतिहीन हो जा रहा है। और उस एरिया में कुछ स्पेशल टाइप की ग्रासेस हम लोग को देखने को मिलती हैं। इसी वजह से वो जो एक पर्टिकुलर एरिया है, अगर इसकी लोकेशन, वैसे तो बुक्स में आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाली लोकेशन भी मिल जाएगी, लेकिन इजी वे में अगर इसकी लोकेशन हम बताएं तो जो हमारा फ्लोरिडा स्टेट है, फ्लोरिडा स्टेट है यूएसए का,
फ्लोरिडा स्टेट के बगल में, वहीं पर इसकी लोकेशन हम लोग को देखने को मिलती है। फ्लोरिडा के बगल में कह सकते हैं, और क्यूबा और हैटी इन सब के ऊपर। तो क्यूबा, हैटी, डोमिनिकन रिपब्लिक इसके ऊपर, और फ्लोरिडा के बगल में, यहीं पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। तो बहुत ज़्यादा इसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाली लोकेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। लोकेशन अगर माइंड में रखनी है तो फ्लोरिडा को याद रखिए, और ये क्यूबा, हैटी इन सबको थोड़ा सा माइंड में रखिए। अगर इन सब की लोकेशन याद है तो आपको इसकी भी लोकेशन आसानी से याद रहेगी। और वर्तमान समय में ये जो सारगेसो सी है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि एक तो यहाँ पे चक्राकार क्रम है करंट्स का, और इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक गार्बेज पैच बन रहा है। मतलब कि इस हिस्से से या इधर से जो भी कूड़ा कचरा इत्यादि ओशन में आता है, वो इन करंट्स के साथ घूम घूम कर, उस चक्र में घूम घूम कर इसी हिस्से तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं, जब हम लोग ओशन में जो पॉल्यूशन है, जो मरीन पॉल्यूशन है, उसकी जब स्टडी करेंगे तो मरीन पॉल्यूशन में भी हम लोग समझेंगे इस टॉपिक को। लेकिन थोड़ा सा बस मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ कि उससे ये जो सारगेसो सी वाला हिस्सा है और उसके आसपास का क्षेत्र है, वो एक तरीके से कचड़े के ढेर में भी तब्दील हो रहा है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि यहाँ से मान लीजिए कुछ कूड़ा कचरा आया, इस हिस्से से आया, तो जो ये करंट्स चक्राकार रूप में चल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो इसी हिस्से तक उसको लेके आएंगी, और इससे गायर्स का फॉर्मेशन होता है। तो गायर्स क्या हैं और कैसे ये गार्बेज पैच बनते हैं, और गायर्स का क्या रोल होता है गार्बेज पैच बनाने में, ये हम लोग जब मरीन पॉल्यूशन को समझेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। लेकिन फिर भी छोटी सी एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस हो गई कि कैसे गार्बेज पैच जो है वो हमारा सारगेसो सी से भी रिलेटेड है। अब लास्ट हम लोग का जो सी बचा है इस रीजन का, वो है हमारा कैरिबियन सी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सी है, और ये जब हम लोग गल्फ पढ़े, जब हम लोग स्ट्रेट पढ़े, तो वहाँ पर भी इसकी चर्चा हुई, क्योंकि यहाँ पे थी गल्फ ऑफ मैक्सिको और यहाँ पे था कैरिबियन सी। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पे एक चैनल है, ये एक पेनिसुला है, युकाटन पेनिसुला, युकाटन प्रायद्वीप, जो कि मैक्सिको का पार्ट है। और यहीं पर एक स्ट्रेट भी थी, सॉरी स्ट्रेट तो यहाँ थी, फ्लोरिडा की स्ट्रेट, जो कि इस सारगेसो सी वाले क्षेत्र को इस गल्फ ऑफ मेक्सिको से कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे एक चैनल था, युकाटन चैनल, जो कि इस कैरिबियन सी के हिस्से को जोड़ रहा है गल्फ ऑफ मेक्सिको से। और यहाँ पे मेक्सिको का एक छोटा सा शहर था कैंपेश, और उसी के नाम पे यहाँ पे थी गल्फ ऑफ कैंपेश। तो ये है पूरा कैरिबियन सी, जो कि अगर उसका हम लोग बॉर्डर देखें, लोकेशन को समझें, तो इधर साउथ अमेरिका से संबंधित है, और इधर आपका ये जो हमारे मध्य अमेरिका के देश हैं, जैसे मेक्सिको, बेलीज, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, जो हमारे मध्य अमेरिका के कंट्रीज हैं, तो मध्य अमेरिका से ये संबंधित है, जो कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सब जो देश हैं ये मध्य अमेरिका के देश हैं। और इधर जो है ये हम लोग का साउथ अमेरिका है। और जब हम लोग मध्य अमेरिका के देशों की जियोग्राफी को अलग से पढ़ेंगे, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि मध्य अमेरिका के जो कंट्रीज हैं, क्योंकि उनको याद करना भी काफ़ी कठिन होता है, नाम काफ़ी टफ है, और वो कंट्रीज ज़्यादा फेमस भी नहीं है, तो उसकी जब हम लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। तो ये आपका कैरेबियन सी, और कैरेबियन वर्ल्ड से हम लोग काफ़ी अच्छे से परिचित हैं। जब भी वेस्ट इंडीज़ की टीम हमारे यहाँ आती है तो हम लोग बोलते हैं कैरेबियाई टीम, या उनके प्लेयर्स को हम लोग बोलते हैं कैरेबियाई खिलाड़ी। तो बेसिकली कैरेबियाई शब्द क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स हैं, सबसे पहले तो ये चीज़ पता होगी आप लोगों को कि वेस्ट इंडीज़ कोई एक देश है नहीं। वेस्ट इंडीज़ हम लोग इन सभी आइलैंड्स, ये सभी आइलैंड्स के जो निवासी हैं वो लोग उसमें खेलते हैं। कोई क्यूबा का होगा, कोई हैटी का होगा, कोई डोमिनिकन रिपब्लिक का होगा। यहीं पे एक छोटा सा आइलैंड है जो कि मैंने ड्रॉ नहीं किया है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है जमैका, जमैका से काफ़ी सारे प्लेयर्स आए हैं। तो ये तो जो बड़े बड़े आइलैंड्स हैं ये तो हमारे हो गए ग्रेटर एंटिलीज के आइलैंड्स। और इधर जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जैसे कि सेंट लूसिया, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, सेंट किट्स एंड नेविस, जो भी लोग क्रिकेट फॉलो करते होंगे वो इन प्लेसेस को ज़रूर जानते होंगे। त्रिनिदाद एंड टोबैगो में
काफ़ी मैचेस हुए हैं और सेंट लूसिया भी बहुत ही एक फेमस ग्राउंड है। तो ये सब जो हिस्से हैं, ये जो स्मॉल आइलैंड्स हैं इधर के, लेज़र एंटिलीज, और इधर के जो बड़े बड़े आइलैंड्स हैं जैसे कि ये जमैका है नीचे, क्यूबा है, हैटी है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये सब जो आइलैंड्स हैं ये ग्रेटर एंटिलीज के आइलैंड्स हैं। तो ग्रेटर एंटिलीज एंड लेज़र एंटिलीज, इस ग्रेटर एंटिलीज और लेज़र एंटिलीज के नीचे यहाँ पे ये जो पूरी एक बड़ी सी वाटर बॉडी है, यही है आपका कैरिबियन सी। इसीलिए चूंकि ये जो प्लेयर्स हैं ये जिन आइलैंड से आ रहे हैं वो आइलैंड्स तो सारे कैरिबियन सी से ही संबंधित हैं, तो इसीलिए उन प्लेयर्स को कैरिबियाई प्लेयर या कैरिबियाई खिलाड़ी या उस टीम को कैरिबियाई टीम हम लोग कहते हैं। तो ये लोकेशन हो गई आपकी कैरिबियन सी की। तो अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट इमेजेस देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशन, ओरिजिनल लोकेशंस देखेंगे, उससे कुछ और कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर होंगे, फिर हम लोग इस चैप्टर का एंड करेंगे। ये आपके सामने बेरिंग सी की लोकेशन है, जो कि मैंने आपको बताया था कि रशिया और अलास्का ये दोनों पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, और बीच में जो बिल्कुल सकरा सा हिस्सा है वो है बेरिंग स्ट्रेट, और बेरिंग स्ट्रेट के नीचे वाला जो हिस्सा है वो है बेरिंग सी। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सी है और ये पैसिफिक ओशन के अंतर्गत आएगा और इसी से संबंधित एक स्ट्रेट भी है। तो बेरिंग से आपकी दो चीज़ें तैयार हो गई, एक तो बेरिंग स्ट्रेट और दूसरा बेरिंग सी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये दूसरा मैंने आपको बताया था ब्यूफोर्ट सी। बेरिंग सी की जो लोकेशन है बेरिंग सी के नज़दीक ही है ये, हालांकि बेरिंग सी पैसिफिक का पार्ट है और बेरिंग स्ट्रेट के नीचे है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे आर्कटिक ओशन वाले एरिया में, तो यहाँ पे मैंने जब आप खाड़ियाँ पढ़ाई थी तो वहाँ पे मैंने एक मैकेंजी बे के बारे में बताया था। तो मैकेंजी बे वास्तव में ब्यूफोर्ट सी का ही एक पार्ट है। ब्यूफोर्ट सी का नीचे वाला छोटा सा जो हिस्सा है वो कहलाता है मैकेंजी की खाड़ी। तो ये ब्यूफोर्ट सी की लोकेशन आप देख रहे हैं। यहाँ पे ब्यूफोर्ट सी का बॉर्डर थोड़ा सा अलास्का से भी लगेगा, इनडायरेक्टली हम लोग कहें तो यूएसए से लगेगा, क्योंकि यूएसए का ही प्रांत है अलास्का, और थोड़ा सा कनाडा से भी लगता है, और बगल में आइलैंड्स हैं कनाडा के। अब थर्ड जो हम लोगों का है लैब्राडोर सी, इसकी तो लोकेशन बहुत ही सिंपल है। लैब्राडोर एंड न्यू फाउंडलैंड आप लोग देख ही रहे हैं, और ऊपर वाइट बिल्कुल आइस शीट दिख रही है जो वो है ग्रीनलैंड, और वहीं पे है हमारा लैब्राडोर सी। लैब्राडोर सी और अंदर है यहाँ पे बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड। इसके बीच में जब हम लोग खाड़ी पढ़ रहे थे तो एक खाड़ी पढ़े थे बैफिन की खाड़ी, और इसी बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सी के बीच में है डेविस स्ट्रेट। तो ये सीज, स्ट्रेट्स, खाड़ियाँ, गल्फ्स और बेज ये सब एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। तो ये चैप्टर्स आपको कई बार समझने पड़ेंगे अच्छे से, तब जाके ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी और मैपिंग आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी उससे। तो ये हो गया हम लोग का लैब्राडोर सी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये है हम लोग का कैरेबियन सी। कैरेबियन सी जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ऊपर कैरेबियन आइलैंड्स हैं, जिसमें कि ग्रेटर एंटिलीज आइलैंड्स हैं और आपके लेज़र एंटिलीज आइलैंड्स हैं। ग्रेटर एंटिलीज आइलैंड्स में क्यूबा है, जमैका है, हैटी है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये सारे हैं जो बड़े बड़े आइलैंड्स हैं। और लेज़र एंटिलीज में छोटे छोटे आइलैंड्स जैसे सेंट लूसिया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, सेंट किट्स एंड नेविस, बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और इन्हीं सबको मिला के बनते हैं ये ग्रेटर एंड लेज़र एंटिलीज। और इसी के नीचे की जो पूरी एक बड़ी वाटर बॉडी है ये है कैरेबियन सागर, और इससे भी स्ट्रेट्स और खाड़ियाँ संबंधित है। कैरेबियन सागर से संबंधित एक चैनल है, उसका नाम है युकाटन चैनल, जो कि इस कैरेबियन सी को गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ता है। ये एक और उसकी तस्वीर। और स्ट्रेट वाले में मैंने आपको ये भी बताया था कि क्यूबा और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में एक पैसेज है, और डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको
और जो अपना क्यूबा और हैटी के बीच में एक पैसेज है, और डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको के बीच में पैसेज है। ये सब आप लोग उस वाले चैप्टर को देख के रिवाइज कर लीजिएगा। विंड वर्ल्ड पैसेज और मोना पैसेज हम लोग पढ़े थे। तो ये सारे जो पैसेज हैं ये इस कैरेबियन सी को, जो अपना मेन अटलांटिक ओशन है, उससे कनेक्ट करने का काम करते हैं। हालांकि कैरेबियन सी तो अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है, लेकिन इन पैसेजेस के माध्यम से ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन से कनेक्ट रहता है। और ये जो आइलैंड्स हैं हम लोग इसकी अलग से भी स्टडी करेंगे। ये जो अपने कैरेबियन कंट्रीज़ हैं काफ़ी अच्छी, काफ़ी इंटरेस्टिंग इनकी जियोग्राफी है, और हम लोग स्पोर्ट्स के माध्यम से काफ़ी जानते हैं इन एरियाज़ के बारे में। जमैका का अक्सर हम लोग नाम सुनते हैं। उसैन बोल्ट को सभी लोग जानते होंगे, महान धावक जो कि जमैका से थे। बहुत ही बड़े बड़े क्रिकेटर्स जमैका से आए हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो वेस्ट इंडीज़ हम लोग बोलते हैं, वेस्ट इंडीज़ वास्तव में कोई देश नहीं है। जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स हैं वो अलग अलग इन आइलैंड कंट्रीज़ से आके खेलते हैं। इसलिए एक रोचक बात आपको और यहाँ पे मैं बताऊँगा कि जब आप लोग मैच देखते होंगे तो हर मैच के पहले राष्ट्रगान होता है। जैसे हमारे प्लेयर्स जनगण मन करते हैं, बाकी टीम के प्लेयर्स अपना एंथम करते हैं। लेकिन जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है, वेस्ट इंडीज़ की टीम चूँकि प्लेयर्स अलग अलग आइलैंड कंट्रीज़ के हैं, तो ये समस्या सामने आई कि हम लोग क्या करें। हम लोग हर प्लेयर अपना अपना एंथम तो करेगा नहीं कंट्री का। तो उससे फाइनली ये डिसीज़न लिया गया कि वेस्ट इंडीज़ की टीम क्रिकेट एंथम करेगी। ये बहुत ही रोचक फैक्ट है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम कोई राष्ट्रगान नहीं करती, क्योंकि प्लेयर्स तो अलग अलग कंट्रीज़ के हैं। इसीलिए वेस्ट इंडीज़ की टीम में आप देखेंगे कि 2010 के बाद से, जैसे मैं जितना फॉलो कर रहा हूँ क्रिकेट को, काफ़ी एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि जब प्लेयर्स अलग अलग कंट्रीज़ के हैं तो उनमें एक कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उनका डोमेस्टिक क्रिकेट है, वहाँ पे कंपटीशन भी है, और वो एकजुटता की भावना भी नहीं है, उतनी बहुत अधिक नहीं है। इस वजह से वो बस साथ में खेल लेते हैं केवल, ये चीज़ है। नहीं तो एक समय वेस्ट इंडीज़ की टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो वहाँ पे क्रिकेट एंथम होता है। तो ये एक बहुत ही रोचक सा तथ्य है। और ये कुछ आइलैंड्स देखिए, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, मॉन्टेसेरेट, डोमिनिका, सेंट लूसिया, ग्रेनेडा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अरूबा। तो ये सारे आपके आइलैंड्स हो गए। तो अब हम लोग काफ़ी बातें हो गई इस चैप्टर में। इस चैप्टर को यहीं पे फिनिश करते हैं, और आगे हम लोग अब इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 बड़ा होगा, क्योंकि पार्ट 2 में यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ओशिनिया, इस रीजन के जो हमारे सागर हैं उसकी हम लोग स्टडी करेंगे। तो फ़िलहाल इस पार्ट में इतना ही। अच्छे से इसको बना लीजिए समझ के। थैंक यू फ्रेंड्स।